अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ साथ आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक है, दिन का आगाज़ कर चुके हैं, नहीं तो करने वाले हैं। दोनों सूरतों के अंदर हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं कि अल्लाह करे आपका आज का दिन कल के दिन से बेहतर हो। और इसलिए तो बेहतर होगा चूँकि वीकेंड है और वीकेंड पे थोड़ा सा मूड और मिजाज अच्छा होता ही है। जब मौसम भी बदल रहा है। हाँ जी, मौसम बदल रहा है। जब हम शुरू में डिस्कस करते बहुत जल्दी है, मतलब मौसम की जल्दी है मुझे। हाँ, तो जब हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि आज हमने क्या बात करनी है, तो इनके पास मौसम के बारे में कुछ खबर थी जो ये देने के लिए बेताब है। मुझे नहीं पता कि आज बारिश होगी या नहीं। आज नहीं होगी, कल से बारिशों का सिलसिला दाखिल हो रहा है और इससे वीकेंड में बारिशों का इम्कान है। ये आपकी ख्वाहिश है? ये महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन है इमरान हसन, मेरी ख्वाहिश नहीं है। मेरी ख्वाहिश होती तो बहुत कुछ होता, लेकिन ऐसा नहीं है जनाब। और महकमा मौसमियात ने बारिशों के हवाले से पेश गोई कर दी है। सो वीकेंड पे एक्सपेक्टेड है कि बारिशें होंगी। सो आप ज्यादा सर्दी के लिए तैयार हैं? ज्यादा सर्दी के लिए तैयार है। उसके अलावा हमारे शो में आज खास तौर पे हमने कुछ इकोनॉमी के हवाले से भी बात करनी है। कल से प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट बड़ी है, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब हमारी मईशत तरक्की करती है तो हमारे डॉलर कम हो जाते हैं, फिर हमें मजीद डॉलर्स के लिए IMF के पास जाना पड़ता है। कुछ ऐसी इंटरप्रिटेशन की जा रही है उनकी स्टेटमेंट की। हमारे लिए हैरान कुन भी है। इससे पहले जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक है उनकी एक स्टेटमेंट आई थी, वो हमारे लिए बड़ी हैरान कुन थी। तो मैं कभी कभी ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि क्या हमारे जो इतने बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, क्या वाकई वो मईशत को उस निगाह से देख रहे हैं जैसे वो बोल रहे हैं, या ये वे महज बात बराए बात करते हैं? अगर वो वाकई ऐसे देख रहे हैं तो फिर इस मईशत का वो हाल होना बनता है जो इस वक्त है, जो परेशानी इस वक्त हमें है वो होना बनता है। खैर, बहुत सारे मामला हैं जी जिस पे बात करनी है। वीकेंड तो है ही और कुछ खास दिन भी हैं आज, कुछ आम शख्सियात जैसे मोइन अख्तर साहब की भी हम बात करेंगे। वी हैव अ लॉट टू शेयर। सबसे पहले एग्जैक्टली, लेकिन उसके साथ साथ सेगमेंट्स तो होंगे ही हमारे। आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। केपी इलेक्शन से हुकूमत की साख कमजोर, ऑपोजिशन का लबो लहजा सख्त हो गया। ऑपोजिशन जमातों का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। हुकूमत का जियालों को बड़ा पैगाम, आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से सिंध भी छीन लेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया। मिनी बजट बड़ा चैलेंज बन गई। IMF की शराइत पर 360 अरब के मिनी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत सख्त शशोपंज का शिकार। भंग इंतहाई मुनाफा बख्श, मुल्क में सरकारी सतह पर भंग की पहली फसल तैयार हो गई। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कटाई का इफ्तिताह भी कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी का आर्कियोलॉजी म्यूजियम तलबा के लिए इल्म का खजाना। देखिए सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हमना खालिद मुलाकात करवाएंगी MQM की सेनेटर खालिदा अतीफ से। और अदाकारी, मेजबानी और मिमिक्री में एक अलग ही पहचान रखने वाले बेमिसाल फनकार मोइन अख्तर अगर आज जिंदा होते तो 71 बरस के होते। लो जी नाज़रीनो हाज़रीन, भंग तैयार होगी है। उनकी पान की पहली फसल तैयार हुई है, उसकी कटाई शुरू हुई है और $2 अरब तक इससे ज़र मुबादला आ सकता है। भाई उसका इफ्तिताह हो गया, भंग मिलेगी अब आप सबको। अच्छा, मुझे लगता है ये चीज इतनी बेचारी खराब नहीं है, इसका नाम उर्दू में इतना खराब है कि अजीब लगता है। हाँ, वो रिलेट हम ऐसे करते हैं। अदरवाइज इट्स गुड। बड़ी खबर भंग से पहले। वेलकम बैक। बड़ी खबर की बात करते हैं और सबसे पहले आगाज करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इलेक्शन पर मुसलसल हम बात कर ही रहे हैं। तो इसमें शिकस्त के बाद हुकूमत की साख ऐसा लगता है कि मजीद कमजोर और अपोजिशन का जो लबो लहजा है वो मजीद सख्त होता नजर आता है। अपोजिशन के अचानक मुतहरिक होने, सर्द मौसम में सियासी माहौल के गर्म होने की निशानियां हैं और ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है कि आइंदा दिनों में जो हुकूमत है उसकी मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर ये कहें कि अपोजिशन की वजह से बढ़ सकती हैं तो शायद कुछ इतना नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले तो अपोजिशन कुछ कर नहीं पाई। अपोजिशन क़यादत की हुकूमत के खात्मे से मुतालिक जो मुबहिम बयानात हैं इनका सिलसिला इस वक्त भी जारी है। स्पीकर नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मुतारिक हो चुके हैं और पिछले 2-3 दिन से उनके जो मुबहिम बयानात हैं मुल्की पॉलिटिक्स के हवाले से, सियासत के हवाले से, उनका सिलसिला भी जारी है। लेकिन अब उन्होंने हुकूमत के खिलाफ खुद मैदान में उतरने का ऐलान किया है।
गुज़िश्ता रोज़ पार्टी कारकुनों से खिताब किया और बताया कि लाहौर में खेमे लगाकर एहतजाज करने जा रहा हूँ। अब वक्त आ गया है कि लाहौर और इस्लामाबाद में बैठकर मुखालिफिन का मुकाबला किया जाए, और जब तक उनका मुकाबला नहीं करेंगे ये नहीं रुकेंगे। ये आपस में नानी का कुंबा बनाकर बैठ गए हैं, जो कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में सामने आते रहते हैं। इधर मुस्लिम लीग नून भी बड़ी, जो कह लें उसमें भी बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। पहले नून लीग से शहबाज शरीफ का आइंदा वजीर आजम के लिए नाम आया है और अब नवाज शरीफ की लंदन से जल्द वापसी के दावे भी किए जा रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब ने दावा किया है कि नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं। लाहौर में खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत गिराने की कॉल दी और कहा कि अब तख्तियों से कुछ नहीं बनेगा, हुक्मरानों का जो धड़न तख्ता है वो होने वाला है, इसके घबराने का वक्त आने वाला है और साथ साथ अवाम तैयारी करें, अपनी लंगोटे कस लें और नैब न्याजी गठजोड़ के खात्मे का वक्त भी आ चुका है। अपोजिशन के बयानात पर जो रद्द-ए-अमल आया उस पर फवाद चौधरी साहब कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने अपोजिशन क़यादत को बोना करार देते हुए तंज किया और दावा किया कि इस्लामाबाद और लाहौर आने का ख्वाब देने वालों के पास लाड़काना भी नहीं रहेगा, क्योंकि सिंध में आइंदा हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी। बिल्कुल। दूसरी जानिब KPK में शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान मोहतात और पुराने साथियों को याद करने लगे। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर पहुंचे, पार्टी की आला क़यादत और सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत भी की। फौरी तौर पर पंजाब में जो बल्दियाती होमवर्क है इसको शुरू करने की हिदायत करते हुए कहा कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की अभी से तैयारी शुरू करें। इसके लिए मुख्तलिफ जो पुराने रहनुमा हैं उनसे मुशावरत करके लाएमल मुरतब करने का भी कहा। आज एक अहम इजलास भी है इस्लामाबाद में। बहुत सारी खबरें, एक तो खबरें इतनी होती हैं। खैर, हमारे साथ सीनियर तजियाकार जनाब इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद, और स्मोक हमें बोलने नहीं दे रही, अभी भी हमें बोलते हुए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, आई होप आपकी सुबह अच्छी हुई है, आपको सुबह बखैर। और हम आपकी सुबह एज यूजुअल थोड़ी सी पॉलिटिकल कर देते हैं, बट क्या करें, हमारी मजबूरी है। इस सारा ये जो एक सिनेरियो आपके सामने हम रख रहे हैं, इसमें मुझे पता है कि आप कहेंगे कि अपोजिशन ने जब पहले कुछ नहीं किया तो अब क्या करेगी, लेकिन हुकूमत अब की गलतियां रुक नहीं पा रही हैं। दो कि अपोजिशन बहुत ही कमज़ोर विकेट के ऊपर है, हुकूमत की गलतियां अब इस हद तक पहुंची हैं कि उसको इलेक्शन के अंदर भी खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो क्या अब थोड़ा सा बात कह सकते हैं कि अपोजिशन के बयानिए में शायद थोड़ी ताकत आ सकती है, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के बाद? देखिए, जो अपोजिशन ने सरगर्मी दिखानी शुरू की है, उसका बुनियादी मफरूजा उनका ये है कि GHQ और प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरमियान कशमकश इक़्तिदार की आवाज़ का शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। ये उनका मफरूजा है। इसी मफरूजे की वो बोलना शुरू हो गए। आपने जरदारी साहब की तकरीर भी सुनी होगी। उनके दोस्त कहते हैं कि वो सियासत के PhD हैं जी। तो वो अच्छी है कि पीपल्स पार्टी कहाँ पूरी मुल्की पार्टी होती थी, आज वो सिंध तक महदूद होकर रह गई है। तो मालूम तो कौन सी सियासत है। हाँ, पार्टी का बेड़ा गर्क करने की सियासत अगर है, उसमें PhD किया तो मेरा ख्याल है बिल्कुल सही किया है उन्होंने। दूसरा, मुस्लिम लीग, जाहिर है वो कशमकश उनकी आपस में अभी भी मेरा ख्याल जारी है कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ। वो मरियम सफदर को तो आप सुना ही होगा, आपके तो पड़ोस में रहती हैं, कि वजीर आजम का उम्मीदवार वो कहती हैं कि शहबाज शरीफ होंगे, लेकिन नवाज शरीफ की हिमायत या उनके इशारे के बाद। तो वो जो अगर है उसमें तो फंसे में कते नजर। अब इससे हटके मैं समझता हूँ कि PTI काफी अब प्रेशर में है समाजी तौर पे, और वो बुनियादी उसकी वजह है महंगाई, क्योंकि आम आदमी उसी वक्त रिएक्ट करता है जब उसकी जेब खाली होती है, जेब जोर पड़ता है। तो पाकिस्तान में लोगों की अक्सरियत उसका शिकार है, जितने भी महदूद आमदनी वाले लोग हैं। बिल्कुल यही हाल दूसरे मुल्कों में भी हो रहा है, चाहे वो इंडिया है, चाहे तुर्की है, चाहे बांग्लादेश है। यहाँ पे अब जाहिर है चूंकि हमारी सियासी महाजराई बहुत ज्यादा है, बांग्लादेश में लोग मुजाहरे ज्यादा नहीं कर सकते। वहां पे आपको पता ना, शेख हसीना जो है तो उन्होंने खूब टका के रखा हुआ है अपोजिशन को। तो हम अगर जहां तक अपनी बात करते हैं तो बिलाशुबा यहाँ पे महंगाई हुई है, और उसकी वजह से तो कुछ अच्छे काम भी होते हैं, जैसे सेहत कार्ड वगैरह, वो भी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन होता है तो 2-3 लाख रुपए लग जाते हैं, वो अब लोगों को जेब से नहीं देते। उसके लिए तो पहले लोग अपने असासे बेच दिया करते थे ऑपरेशन करवाने के लिए। जबकि मैं चूंकि खुद खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, मुझे पता है बेशुमार जानने वाले हमारे जिनके इलाज, कोविड के इलाज पे, एक हमारी अजीज खातून है, उनके तो 23 लाख रुपए का बिल आया उनका 1.5 महीना। अच्छा। वो हुकूमत
वो सेहत कार्ड के तहत उन्होंने कर दिया। इस तरह एक और बाईपास 7-8-9 लाख रुपए उस पे आए अभी चंद हफ्ते पहले, वो भी हुकूमत ने नहीं लिया, सेहत कार्ड के तहत। तो आम आदमी जो है मेरा ख्याल है वो इस चीज को भूल जाता है। दूसरी बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जमीयत उलमा इस्लाम का अपना एक वोट बैंक तो है खैबर पख्तूनख्वा में, यानी कोई ये कहे कि जी वो उनको वोट दिलवा दिए गए हैं, हो सकता है कोई छोटी मोटी मैनिपुलेशन हुई हो, लेकिन एक हकीकत है कि गढ़ जमीयत उलमा इस्लाम का वो वजीरिस्तान है, डेरा इस्माइल खान है, बन्नू है, क्योंकि ये कोहाट भी उसमें शामिल आता है। तो पीटीआई की हुकूमत की गलतियां भी हैं, बेमहनती है का जेयूआई का नायाबत या वोट बैंक है, बाकी दूसरी अपोजिशन को उसके, और ये कितने अफसोस की बात है इस मुल्क में तो मेन स्ट्रीम थी पार्टी और पीएमएलएन। ठीक है इम्तियाज गुल साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। अभी आपने खुद भी कहा कि पीटीआई की गवर्नमेंट थोड़ी प्रेशर में तो है। प्राइम मिनिस्टर ने अगर बलदियाती इलेक्शन की तैयारी के हवाले से खुद कहा है तो इसका मतलब कि वो मोहतात हो गए हैं इस हवाले से। लेकिन दूसरी जानिब अयाज सादिक साहब ने कल नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से एक इंडिया दिया है। आपको लगता है कि क्या ये सिर्फ एक प्रेशर बिल्ड करने की एक स्ट्रैटेजी थी या क्या वाकई नवाज शरीफ वापस आएंगे? वो तो देखिए जी, उन्हीं को पता होगा कि वो वापस आएंगे कि नहीं, अपनी कंफर्ट छोड़ और कौन आएगा यहाँ पे। लेकिन मैं पहली बात की तरफ आऊंगा कि अगर उनका ये मफरूजा है कि वाकईतन इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान इक़्तिदार की अथॉरिटी की रस्साकशी शुरू हो गई है, तो फिर हो सकता है कि वो ये उनका मौका है कि आए और दोबारा अपना जाने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें साहब ये जो जरदारी साहब की स्टेटमेंट है, इसमें एक पता नहीं मुझे लग रहा है या वाकई इसके अंदर वो एक एलिमेंट है, आप जरा एनालिसिस रखिए। उन्होंने कहा कि मैं लाहौर में खेमे गाड़ कर इनका मुकाबला करूंगा। ये क्या नून लीग का मुकाबला करेंगे? लाहौर तो नून लीग की है। अब ये उन्हीं को मालूम होगा नून लीग का मुकाबला। अब मालूम नहीं कि वो इत्तेहादी हैं या मुखालफिन हैं। ये देखिए ना, मतलब 1.5 साल हो गया पीडीएम करते रहे एक दूसरे के। अब यही पाकिस्तान की सियासत का अलमिया है कि यहाँ पे कोई उसूल कोई नहीं है, कोई इखलाकी अक़दार कोई नहीं है कि जिनको आप मूंछों से पकड़ के सड़कों पे खींचने की बात करते हैं वही उन्हीं को आप डिनर खिला रहे होते हैं। जिनको आप दोस्त कहते हैं आप खेमे काट के उनके खिलाफ जद्दोजहद करते हैं। अब वो मालूम नहीं है कि किसकी ईंट चाहते हैं और किसके खिलाफ खेमे गाड़ना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो इनको समझ नहीं आती इंतहा। तो गुल साहब, ये जो एक पॉलिटिकल क्योस सिंस 2018 हमने देखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम इससे पहले 35 पर पंचर वो एक सिलसिला रहा, एंड देन एक एहतजाज की सियासत, और पिछले 3 साल के अंदर हुकूमत में होने के बावजूद पीटीआई इस पॉलिटिकल क्योस को कम नहीं कर सकी। कभी नैब के केसेस की सूरत में, करप्शन के मामलात की सूरत में, कभी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मुख्तलिफ महाज, कभी लोकल बॉडीज़ के ऊपर, इंटरनल इलेक्शंस एंड ऑल, कुछ ना कुछ चलता रहा है और ऐसा लगता है कि ये चलता रहेगा अगले 1.5-2 साल भी। और हम बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी मुल्क की जो माशी स्टेबिलिटी होती है वो बराह रास्त उसका ताल्लुक होता है उस मुल्क की सियासी स्टेबिलिटी से। तो क्या हम ये समझे कि जैसी सियासी सूरत हाल है और जैसी नजर आ रही है, माशी सूरत हाल भी वैसी ही है और वैसी ही रहेगी इसके बाद? देखिए, काश के वजीर आजम साहब ने अपने चीनी दोस्तों से कुछ सीखा होता। आइडियलाइज तो उनको बहुत करते हैं सदर शी जिनपिंग को और चीन के निज़ाम को, लेकिन चीनी मिजाज पीटीआई के अक्सर रहनुमाओं ने बशमूल इमरान खान ने कुछ नहीं सीखा। और वो ये है कि आप बातें कम से कम करें, काम से। हम 3.5 साल 3.25 साल हो गए हैं सुनते चले जा रहे हैं वही नैब की बात, वही करप्शन की बात। उसमें आम आदमी फिर ये सोचता है कि करप्शन ठीक है होती होगी, आप उसमें से वापस क्या लेके आए। तो उसमें नालायकियां इनकी बिल्कुल उसमें शामिल हैं, और कोता अंदेशी मैं कहूंगा कि उनको ये एहसास नहीं हो रहा कि जब कोई भी चीज आप ओवरडोज, जब गुड़ चीनी आप ज्यादा डाल दें तो आप कोई वो चाय या कॉफी नहीं पी सकते। तो यही हाल ओवरडोज का है जो पाकिस्तान के अवाम को करप्शन पे मिल रही है। हालांकि काम बहुत सारे हुए भी हैं, लेकिन मसला ये है कि वो काम को भी आप मार्केट नहीं कर सके, और उसकी बुनियादी वजह कि आपका जो नैरेटिव फंस के रह गए हैं शख्सियात में। ये लोग लगे रहते हैं जरदारी, शरीफ, गिलानी के खिलाफ, वो उन्होंने टारगेट किया हुआ है मिल के। अब ये भी एक और मसला है, सिर्फ एक पार्टी एक तरफ है
जो कुछ चाहती है रिफॉर्म करना, जी। और लेकिन उसमें भी वही है कि जो दूसरी पार्टियां करती है ये बल्दियाती इलेक्शन में कि भांजे भतीजों बेटे बेटियों को जहाँ और उसी सियासत मिले वो सब। बिल्कुल 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 ठीक है। कुछ तब्दीली जो आनी थी वो बुनियादी तौर पे नहीं आई। ठीक है गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपने अलग सुबह अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। जो कुछ कर रहा था वो नहीं किया, जो वादे थे वो पूरे नहीं किए, मंशूर के ऊपर भी नहीं रहे। इम्तियाज गुल साहब का ऐसा कहना था, और कोता अंदेशी का शिकार रही पिछले 3 साल में। और दिलचस्प बात तो ये है कि जितने लोगों के खिलाफ करप्शन का राग अलापा इमरान खान साहब ने, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हैं या नवाज शरीफ साहब, उनमें से एक इस वक्त लंदन में है और दूसरे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इमरान साहब आप क्या कर रहे हैं? That's a question that people ask. ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब जिक्र करते हैं अदाकारी, मेजबानी, मिमिक्री, प्रोडक्शन, सिंगिंग, हर चीज में एक अलग पहचान रखने वाले बेहतरीन अदाकार, अपनी तारीख के और पाकिस्तान के, जनाब मोइन अख्तर साहब की, द लेजेंड मोइन अख्तर। आज उनके मद्दा उनकी 71वीं सालगिरह मना रहे हैं। मोइन अख्तर साहब ने 13 साल की उम्र से अपने फनी करियर का आगाज किया। उसमें लहरी एक अपने सामने वाले आर्टिस्ट से क्या कहते हैं, कहने लगे कि वो सामने वाले आर्टिस्ट इनसे कहते हैं, यार लहरी वो लड़की मुझे मुड़ मुड़ के देख रही थी। मुड़ के नहीं देख रही थी भैया, उसके गर्दन की फिटिंग ही उल्टी है। लड़की कहने लगी आप मुझे जलील कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब आगे आपकी मर्जी। लड़की कहने लगी नॉनसेंस, इडियट, जाहिल, गंवार, बदतमीज। आप तो ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे मैंने आपकी दुम पे पैर रख दिया हो। मोइन अख्तर साहब ने पहली मर्तबा शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस स्टेज ड्रामा परफॉर्म किया और बाकायदा फनी करियर का आगाज 1967 में पाकिस्तान टेलीविजन से किया। एक साहब को उस वक्त बड़ी अजियत उठाना पड़ी जब वो सिनेमा की एक क्यू में खड़े हुए थे। सबसे आगे जो साहब खड़े थे उनके पीछे ये खड़े हुए थे। इन्होंने देखा एक छोटा खूबसूरत बच्चा बिल्कुल मेरी तरह खेल रहा था, तो उन्होंने आगे वाले साहब को टहूका दिया और कहने लगे, साहब क्या खूबसूरत बच्चा है, सुभान अल्लाह, मेरा जी चाहता है कि मैं इस बच्चे को कुछ कहूं लेकिन। मोइन अख्तर के मकबूल ड्रामाज में 50-50, हाफ प्लेट, फैमिली 93 सरे फहरिस्त हैं। बुशरा अंसारी और अनवर मकसूद के साथ मोइन अख्तर की जोड़ी इतनी हिट हुई कि मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ। क्या हाल है भाई? बुरा। अच्छा, आज आपकी सियासत की क्लास है, पॉलिटिकल साइंस। सारी दुनिया में साइंस पर तजुर्बे हो रहे हैं और हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स यानी सियासत, सियासत यानी इलेक्शन, इलेक्शन यानी इंतजार, इंतजार यानी नूरजहां की पुरानी फिल्म आबी जा देख आकर जरा मुझ पर गुजरी है क्या तेरे प्यार में। ये गाना नूरजहां ने इलेक्शन के लिए गाया था? सियासत में फजूल सवाल में पसंद नहीं करती। अच्छा। हाँ, तो आप बताइए इलेक्शन का क्या मतलब है? मेरी उम्र कम है मगर मैं लगता बहुत ज्यादा हूँ। अब मुझे क्या मालूम इलेक्शन किसे 1974 में फिल्म तुम सा नहीं देखा के अलावा मिस्टर K2 और मिस्टर ताबेदार में भी काम किया। मोइन अख्तर ने जहां मज़ाहिया किरदार अदा किए, वहीं संजीदा किरदार निभाने में भी अपने फन का लोहा मनवाया। यही वजह है कि वो दुनिया उन्हें लेजेंडरी अदाकार के नाम से याद करती है। मोइन अख्तर ने अदाकारी और कॉमेडी के साथ साथ मेज़बानी में भी अपनी धाक बिठाई। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनसे कदम कदम हम सब ने मोहब्बतें की हैं और वो भी हमारी इन मोहब्बतों के तवक्कात पर पूरे उतरते रहे हैं। हमारी मोहब्बत है, वो हमारा वक़ार है, हमारी आन है, हमारे कौमी हीरो हैं। तशरीफ लाते हैं इमरान खान। दफ्तर में इमरान खान, घर में इमरान खान, होटल में इमरान खान, टेलीविजन पे इमरान खान, अखबार में इमरान खान, सड़क पे इमरान खान, बागों में इमरान खान। आप इस इमरान खान से परेशान नहीं हो गए? देखिए मोइन, किसी भी एंटरटेनर के लिए या स्पोर्ट्समैन के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। मोइन अख्तर को तमगा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज के अलावा कई एजाजों से नवाजा गया। मोइन अख्तर साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे और उनके ड्रामाज, उनकी जो मेज़बानी के क्लिप्स हमने आपके साथ शेयर किए, उनको ट्रिब्यूट पेश किया। मैं चाहता था कि मोइन अगर आज हयात होते तो मैं आज भी ज़रा उनसे जो इतनी तारीफ़ें उन्होंने की है कि आज भी करे होते खान साहब की, दिस वाज अ क्वेश्चन। लेकिन आपने मोइन अख्तर साहब को हमने याद किया, अल्लाह ने ग़रीक़ रहमत करे, बहुत बड़े फ़नकार थे और ऐसे फ़नकार मज़ीद हमें चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अक्सर हम अपने टैक्सेशन सिस्टम के हवाले से ये तो गिला करते हैं कि जो लोग टैक्स नहीं देते या अगर टैक्स देते हैं तो आवाम तक वो टैक्स उसका रिटर्न नहीं पहुंचता। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम को लेकर या टैक्स रेवेन्यूज़ में कमी को लेकर, वो है हमारे टैक्स सिस्टम्स का स्मूथ होना, यानी कि उसको इस किस्म की टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके आना जिसके ज़रिए न सिर्फ लोग टैक्स दें बल्कि आसानी से दें, और न सिर्फ आसानी से दें बल्कि उसका रिटर्न भी उनको मिले। तो इस वक्त FBR जिसको बहुत बड़े चैलेंज का सामना पिछले कई सालों से है, इस साल कंपैरेटिवली हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं उसमें काफ़ी बेहतरी आई है और उम्मीद हम करें कि हम अपने टारगेट्स को, जो काफ़ी एम्बिशियस टारगेट्स हैं, उनको अचीव भी कर लेंगे। इस वक्त हमने जो बात करनी है वो टैक्स कलेक्शन के हवाले से करनी है, और जब तक हम मुख्तलिफ जगहों पर जाके जब खरीदारी करते हैं रिटेलर्स के पास ख़ास तौर पर, जब तक इसकी पक्की रसीद हमें ना मिले तब तक हमें पता नहीं होता कि टैक्स का कहाँ गया, और अक्सर कौमी ख़जाने में जाता नहीं है। FBR ने मुल्क भर के तमाम जो स्टोर्स हैं इस पर एक सहूलत मुतारिफ कराई है, और वो है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की, जिसके ज़रिए ख़रीदारी इस सिस्टम के ज़रिए की जाएगी और इसके बेशुमार फ़वाइद भी हैं। एक फ़ायदा तो इसका ये है कि आप जो टैक्स दे रहे हैं वो कौमी ख़जाने में जाएगा, एक आपकी कौमी ज़िम्मेदारी पूरी होगी। दूसरा ये कि आप इससे बहुत सारे इनाम भी जीत सकते हैं जिनकी जो मिक़दार है वो करोड़ों में है। सिर्फ आपने ये करना है कि आपने पक्की रसीद लेनी है किसी भी पॉइंट ऑफ रिटेल सिस्टम से या सेल सिस्टम से जहाँ पर आप ख़रीदारी कर रहे हैं। हमें असद ताहिर जप्पा साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो कि तर्जुमान है FBR के, उनसे ज़रा इस सिस्टम को समझने की कोशिश भी करते हैं और उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितना इफेक्टिव ये हो सकता है आम लोगों के लिए। सर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए चाहूँगा आप एक्सप्लेन कर दें पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है क्या, ये कैसे काम करेगा और कहाँ कहाँ पे काम करेगा। बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ का कि एक्सप्रेस न्यूज़ ने आज अपनी मॉर्निंग नशरियात में FBR को ये मौका फराहम किया कि हम अपना ये जो एक संगमील मनसूबा है ये आवाम तक, अपने नाजरीन तक पहुंचा सकें। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम दरअसल एक खुदकार काबिल एतबार और कंप्यूटराइज्ड निज़ाम है उस सेल्स टैक्स की चोरी को रोकने के लिए, और उसका एक काबिल एतबार निज़ाम वज़ा किया गया है, एक मरबूत निज़ाम जो उस सेल्स टैक्स को जो आवाम से, ख़रीदारों से, सार्फिन से ख़रीदारी के वक्त रिटेल पॉइंट पे चार्ज कर लिया जाता है, लेकिन वो शायद कौमी ख़जाने का हिस्सा नहीं बन पाता, और हमारे जो ताजिर भाई हैं वो टैक्स कलेक्ट करते हुए कौमी ख़जाने में पहुंचाने में जो है वो गुरेज़ा रहते हैं। ये खुदकार निज़ाम जो है ये उस टैक्स को जो चार्ज कर लिया जाता है सार्फिन को कौमी ख़जाने तक महफूज अंदाज में लाने का मरबूत खुदकार निज़ाम है। इसके तहत जब आप कभी भी शॉपिंग के लिए निकलें तो मैं अपने देखने वालों को दो गुजारिशात करूंगा। एक तो जो टियर 1 रिटेलर्स हैं जो हमारे इस POS निज़ाम के साथ मुंसलिक हो चुके हैं, वो 2200 के करीब उनके 11,000 आउटलेट्स मुल्क भर में हमारे वेबसाइट पे मौजूद हैं, और उनके 15,000 के करीब जो कैश काउंटर्स हैं वो इस खुदकार निज़ाम के साथ मुंसलिक हो चुके हैं। अच्छा। तो जब भी आप खरीदारी के लिए निकले आप वो लिस्ट जरूर हमारे वेबसाइट पे देखें कि इंश्योर करें कि जब आप खरीदारी करें तो वो हमारे उस खुदकार निज़ाम के साथ जो मुंसलिक शॉप से और रिटेल आउटलेट से उनसे आप शॉपिंग करें। सर ये जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि अक्सर लोगों की इतनी एक्सेस नहीं होती है, लोग प्रेफर नहीं करते कि वो ऑनलाइन जाए रिटेलर्स की लिस्ट चेक करें। अगर आप स्टोर पे इनकेस चले गए हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये स्टोर जो है आपके जो सिस्टम है उसके साथ मुंसलिक है और यहाँ पर आपको पक्की रसीद लेनी है जो आपके ऊपर जिस पे लोगो है और दीगर चीजें, सर उसको भी मेंशन कर दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि जब मैंने कहा घर से निकलते हुए इंश्योर करना है कि हमारी वेबसाइट पे क्या वो लिस्टेड है। जब आप उस रिटेल स्टोर पे जाएंगे तो आप उनसे ये पूछेंगे कि क्या आप POS निज़ाम के साथ इंटीग्रेटेड है, और आप मुतालबा करें उनसे कि हमें पक्की रसीद चाहिए। और उस पक्की रसीद की 3 निशानियां याद रखने वाली हैं। एक तो उस पे FBR का लोगो होगा, दूसरा उस पे FBR कंप्यूटराइज्ड नंबर प्रिंट होगा, और तीसरा उस पे QR कोड होगा जिस कोड को आपने अपने एंड्रॉयड फोन में हमारी टैक्स आसान ऐप को डाउनलोड करके स्कैन करना है उस QR कोड को, तो आपका वो जो डाटा है वो कैप्चर होके हमारे उस डाटा बैंक में आ जाएगा, जहां से हमने हर माह की 15 तारीख को कंप्यूटराइज्ड कुरानंदाजी के जरिए अपने सार्फिन को, खरीदारों को 5 करोड़ 30 लाख के इनामात देने हैं। हर महीने देने हैं, हर महीने इंशाल्लाह। FBR हेडक्वार्टर्स। और ये सिस्टम जो आपने कहा इनामात के हवाले से, और ये सिस्टम अब तक कितने स्टोर्स में आप ऑल ओवर द पाकिस्तान कर चुके हैं? मैंने अभी वजाहत की कि हमारा इब्तदाई सर्वे जो है उसमें टियर 1 रिटेलर्स जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़ी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे आप ग्रॉसरी करते हैं, खाना खाने जाते हैं, उनके हमारे इब्तदाई सर्वे में कुछ 2600 के करीब जो ब्रांचेस हैं और बड़े रिटेलर्स हैं,
उनके 11,000 आउटलेट्स और फिर उन पे कैश काउंटर्स जिसकी तादाद 15,000 के लगभग है, वो हमारे इस निज़ाम के साथ मुंसलिक हो चुके हैं। ठीक है, इसमें एक तो एक आम सारिफीन को बाखबर करना और इनकरेज करना है कि वो इस जानिब जाएं कि पक्की रसीद लें। दूसरी जानिब एक नेशनल ड्यूटी या नेशनल रोल उन रिटेलर्स का भी है जो इस पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को होल्ड किए हुए हैं। उनकी फैसिलिटेशन के लिए भी कुछ आपने किया है कि वो इनकरेज रहें, वो भी इस चीज़ को प्रेफर करें कि वो एक कौमी जिम्मेदारी निभाएं और लोगों को पक्की रसीद ही दें, कच्ची रसीद ना दें। लेकिन मैं यहाँ पे एक वजाहत करता चलूँ कि जो टैक्स कल्चर है ये एक होलिस्टिक एक्सरसाइज होता है, ये पूरी कौम की इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है, ये मुआशी सिक्योरिटी और मुआशी इस्तेकाम का सवाल है। इसमें हर शख्स की बतौर पाकिस्तानी शहरी बराबर जिम्मेदारी है और हमारे जो रिटेल आउटलेट को चलाने वाले हैं, हमारे ताजरान हैं, उनकी भी बुनियादी जिम्मेदारी है कि जब वो आवाम से टैक्स वसूल कर लेते हैं, तो चूंकि ये पॉइंट ऑफ सेल यहाँ मैं वजाहत करना जरूरी समझता हूँ, ये कोई टैक्स नहीं है, ये कलेक्टेड टैक्स का उस वसूल किए गए टैक्स को कौमी खजाने तक लाने का एक मजबूत निज़ाम है। एक बड़ा अहम सवाल इसमें, एक बतौर शहरी के तौर पे मैं हमेशा ये करता हूँ कि जब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड टैक्सेस लगते हैं या जीएस लगते हैं, मेरे बिल के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे लगे होते हैं, तो इट हर्ट्स समटाइम्स। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मेरे पास उसका कुछ रिकॉर्ड रहे तो बहुत कम लोगों को ये पता है, क्योंकि टैक्स का कल्चर नहीं है कि आप उसको क्लेम कर सकते हैं अपने ड्यू टैक्स को FBR से। तो क्या ये सिस्टम आपका जो टैक्स मैं पे कर रहा हूँ QR कोड के जरिए या आपकी खुदकार आसान ऐप के जरिए मेरे उस टैक्स रेवेन्यू को भी मुझे ईयर एंड में कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा कि मुझे पता लग जाए कि मैंने इस मद में कितना टैक्स दिया? बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। दरअसल हमारी जो इकानमी है, जिस तरह आपने अभी वजाहत में कहा कि ये कैश इकानमी है, अनडॉक्यूमेंटेड है, इनफॉर्मल है, और हमारे बहुत सारे शहरी जो हैं उनका टैक्स कट गया होता है, लेकिन चूंकि वो फाइलर नहीं होते, अपना सालाना इनकम टैक्स गोशवारा नहीं जमा कराते, उसके साथ अपनी प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स नहीं बनाते, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट नहीं देते, चीज़ों को डॉक्यूमेंट नहीं करते, और जब वो फाइलर बन जाएंगे, यहाँ पे एक तरफ तो इकानमी डॉक्यूमेंट होती है, दूसरा तरफ उनके जो अखराजात हैं, उनकी आमदन, उनके सारे ज़राए वो वज़ा हो जाते हैं, और ईयर एंड पे जब वो अपना गोशवारा जमा कराएंगे तो उनको मालूम हो जाएगा कि उन्होंने पहले कितना टैक्स अदा कर दिया है, और उनकी काबिल आमदन जो काबिल टैक्स आमदन है, हमारा वो एक लेजर उसका लेजर बन जाता है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। और फाइलर बनने का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि हर शहरी ने फाइलर बनते हुए FBR को या रियासत को टैक्स देना है। उसमें रिफंड की सूरत भी निकल सकती है कि अगर आपका टैक्स काटा गया टैक्स आपकी आमदन से कम है या ज्यादा है, आमदन कम है, काटा हुआ टैक्स ज्यादा है, तो आप रिटर्न मिल जाएगी आपको। और मैं यहाँ पे ये भी नाजरीन को बताता चलूँ कि FBR ने, चूंकि FBR का जो नया विजन है वो टेक्नोलॉजी पे जो है वो डिपेंड करता है, डिजिटल इंटरवेंशन हमने मुतारफ करवाई हैं, उसमें जो रिफंड का निज़ाम है वो भी गुज़श्ता 1 साल से हमने खुदकार कर दिया है, सेंट्रलाइज कर दिया है। आप रिफंड देते तो है ना, पहले लोगों को मसाइल, बिजनेसमैन को बहुत मसाइल, आपके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर होती है रिफंड की मदद। अच्छा, ये भी एक सवाल है, ऑब्वियसली ये अभी आप जो सारी FBR से मुतालिक जो हम टैक्स देते हैं, कौमी खजाने में पहुंचता है, रिफंड हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपके तवस्सुत से तो अभी हम नाज़रीन को पता चल रही हैं, लेकिन स्टिल जब हम एक एज आम शहरी, मुझे लगता है बहुत सारे लोग जब टैक्स पे करते हैं या बहुत सारे जो दुकानदार हैं वो इस तरह के सिस्टम से मुंसलिक होते हैं, उन्हें इस तरह की तमाम तो जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसका आइडिया नहीं होता। सो FBR के जो आम पब्लिक को इस हवाले से अवेयर करना, उनको अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू है, जिस तरह भी ऑब्वियसली हर एक की एक्सेस उस पर नहीं है, सोशल मीडिया पे या दीगर वेबसाइट पे, तो आप किस तरह से लोगों को अवेयर करने के लिए कैंपेन करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे शो के ज़रिए तो बहुत सारे लोग जान रहे हैं चीज़। बड़ा अहम आपने सवाल पूछा। पहली बात तो ये है कि हमने कौमी तारीख में पहली मरतबा आम सारिफ को, अपने सार्फिन को, ख़रीदारों को, पाकिस्तानी शहरियों को इस हमागीर कैंपेन के तहत और इस POS निज़ाम के साथ, इस मुंसलिक इनामी स्कीम के साथ एंगेज किया है। अब हम उन तक पहुंच रहे हैं आपके शो के ज़रिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एक मरबूत कैंपेन चल रही है मेन स्ट्रीम टीवी चैनल पे, मेन स्ट्रीम अखबारात में, और फिर ग्राउंड लेवल पे हमारे जो ज़ैली दफातर हैं, हमारे अफसरान वो निकल पड़े हैं। और बेस्ट विशेस आर विद यू जी। बस आप मुख्तसरन टारगेट क्या कर रहे हैं, इससे कितना रेवेन्यू हम ले पाएंगे अगर आप ऑन टारगेट रहते हैं तो? मैं मोतात अंदाजे के मुताबिक हमारा ये जो रिटेल सेक्टर है, सालाना इसका जो कारोबारी हुजम है, जो टर्नओवर है, वो 18 से 20 ट्रिलियन रुपए का है। और जी हाँ, और उसमें से सिर्फ कोई 3.5 से 4 ट्रिलियन
जो उसका कारोबारी हुजम है वो हमारे टैक्स क्लब का मेंबर है, वो टैक्स अदा करते हैं, जबकि 80% रिटेल सेक्टर जो है वो टैक्स अदा नहीं करता या वसूल किया गया सेल्स टैक्स कौमी खजाने तक नहीं लाता। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस मरबूत निजाम से बहुत बड़ी एक खतीर रकम जो है वो हम बहुत बड़ी अनटैप्ड पोटेंशियल है। वक्त कम है लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम अवेयरनेस देते रहेंगे, आप यहाँ पे हैं या नहीं। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, अल्लाह करे कि मजीद स्ट्रीमलाइन हो और सारिफ को भी वापस उसका फायदा पहुंचे, ये भी बहुत जरूरी है। साहब थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत शुक्रिया एंड फॉर योर कंसर्न। और जिस तरीके से उन्होंने बताया जी, आप जब भी जाएं पक्की रसीद तलब करें। उन्हें कहें जी पक्की रसीद दें, कम से कम जो टैक्स जा रहा है वो भले वापस आए ना है लेकिन हुकूमत के खजाने में तो जाए, कर्जे तो अदा हो जाए कुछ हमारे। ये बहुत जरूरी है। असद ताहिर जप्पा साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान FPR। आगे बढ़ते हैं। It's a good news that we have just shared with you, and then we have a good news about the weather, and that is a favorite topic of Amla Hassan. So over to you, Amla Hassan. Thank you very much, इमरान, बहुत शुक्रिया। इसके बाद जनाब बहुत कह लें एक स्मॉग और फॉग की कैफियत के बाद बिलाखिर महकमा मौसमियात ने कुछ खुशखबरी तो दी है और अब ना हुई बारिश। फिर इस हवाले से सरदार सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें खुशखबरी देने के लिए ज्वाइन किया। आई होप कि अच्छी खबर होगी, कुछ बारिशों का सिलसिला दाखिल हो रहा है। शुक्रिया जी, बिल्कुल दाखिल होगा बारिश का सिलसिला 25 दिसंबर से बलूचिस्तान में पहले कोयटा, कल्लात, जोब और इन इलाकों में बारिश होगी। फिर 25 की रात को अपर सिंध के कुछ एरियाज़ में भी हो सकती है, सखर, लाड़काना डिवीजन के, और फिर ये सिलसिला फैलते हुए पंजाब और फिर ऊपर मतलब सदरन पंजाब, फिर नादरन पंजाब और पूरे मुल्क पर ही तकरीबन फैलेगा ये सिलसिला। और इसमें अच्छी बारिश मुतवक्की है और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी भी होगी। ठीक हो गया। सरफराज साहब, जो कराची की सूरत हाल है, कराची वालों को भी हमने सुना है इस बार अच्छी सर्दी देखने को मिलेगी, क्या ठीक सुना है हमने? देखिए, कराची में तो थोड़ा वेरी करता रहता है। एक लहर तो पहले भुगत चुके हैं जो 15-16 दिसंबर से शुरू हुई थी और 20 और 21 तक चली थी, जिसमें टेम्परेचर कम से कम 9 डिग्री तक गिरा था रात का टेम्परेचर। तो कराची वालों के लिए काफ़ी है इतना। और ये क्या बात है? ये अच्छा है, कराची वालों के लिए इतना ही ठीक है। अच्छा, अब ये कि चूंकि विंड की डायरेक्शन चेंज हुई है, ये वेस्टर्ली जो विंड्स आ रही हैं जो बारिश और बर्फबारी का बायस बनेगी, तो उसके इन्फ्लुएंस में कराची का वेदर भी पिछले 3-4 दिन से चेंज हुआ है, यानी मिनिमम दोबारा से 18 और मुख्तसरन सरदार साहब, ये जो स्पेल आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये स्पेल कितना लंबा है? छोटा स्पेल है, बड़ा स्पेल है? ये जी हफ्ते की शाम या रात, यानी कल शाम रात से शुरू होगा और ज़्यादातर एरियाज़ में तो मंडे तक है। अच्छा। बिलखुसूस कराची में एतवार और पीर को हल्की बारिश मुतवक्के है। इस तरह बलूचिस्तान में 2 से 3 दिन है और नार्दर्न एरियाज़ में फिर ये किसी किसी जगह में, यानी खासकर कश्मीर, GB और KP के जो शुमाली इलाके हैं। बस वो ये बता दें, लाहौर आने तक खत्म तो नहीं हो जाएगा ना, मतलब पानी नहीं बादलों में? नहीं होगा, वहाँ मंगल तक, मतलब जो नार्दर्न एरियाज हैं वहाँ मंगल तक इसके साथ रहेंगे। चले सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छी खबरें देते रहा करें हमें मौसम के हवाले से। सरदार सरफराज साहब मौसम के बारे में आगाह करे थे। बारिश होने वाली है इंशाल्लाह। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और बात करेंगे कुछ हुकूमत की मुश्किलात के हवाले से। तो वो पहले भी थी लेकिन अब ये मुश्किलात दर्द-ए-सर बन चुकी हैं। महंगाई की वजह से हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और अब मिनी बजट का जो कह लें एक सर पर पड़ चुका है और 12 जनवरी से पहले गवर्नमेंट ने IMF की पेश की शराइत पूरी करनी है। मिनी बजट और स्टेट बैंक का जो कानून पार्लियामेंट के जरिए पास करना है, मिनी बजट के लिए हुकूमत ने तो अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, लेकिन मिनी बजट के जरिए हुकूमत ने जो 360 अरब रुपए के ज़्यादा जो टैक्स छूट को वापस लेना है, जिससे महंगाई का तूफान सुनामी में बदलने का खदशा है। और पहले महंगाई के हवाले से बात करें तो कंट्रोल से बाहर है और बल्दियाती इलेक्शन भी शुरू हो चुके हैं। KP में जो पहले मरहले में आवाम ने अपना गुस्सा इस महंगाई के हवाले से दिखाया है और आइंदा 3 माह में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। अब हुकूमत इस शशोपंच का शिकार है कि मिनी बजट कैसे लाया जाए, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये इतलात आई थी कि 22 दिसंबर को मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, ताहम फिलहाल इसे मुलतवी कर दिया। बिल्कुल जी। और अब हुकूमत को ये डर है कि अगर अरबों की टैक्स छूट खत्म कर दी जाती है, इस अरब से मुराद बिलियंस है, खत्म कर दी जाती है, तो महंगाई में मजीद इजाफा होगा, जिसका रिएक्शन बल्दियाती इंतखाबात में भी आएगा। अगर मिनी बजट ऑर्डिनेंस के जरिए लाया जाता है तो IMF उसको मानेगा नहीं।
क्योंकि उसको एक मैंडेट चाहिए। अगर हुकूमत मिनी बजट पार्लियामेंट लेकर जाती है तो वहाँ वो मंजूर नहीं होगा या मुश्किलात का शिकार होगा। बड़ी मुबहिम सी सूरत हाल है। इसके साथ जो बात देखने वाली होगी वो ये है कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो इस क्रूशल स्टेट के अंदर इलेक्शन के साल में, इलेक्शन का साल ही हम कहेंगे, ऑलमोस्ट जनवरी के बाद तो टेक ऑफ करने के लिए हम चले जाएंगे, महंगाई बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मामलात में क्या हुकूमत का साथ देंगे? मिनी बजट पर इत्तेहादियों को साथ रखना भी एक बड़ा चैलेंज है, चैलेंज से कम नहीं है। हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमी एक्सपर्ट। उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो इस क्रंच सिचुएशन को अब मजीद कितना मुश्किल देख रहे हैं हुकूमत के लिए आने वाले वक्त के लिए। सुबह खैर आपको खुर्रम भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे ख्याल में कुछ सवाल करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, सारी सूरत हाल आपके सामने है, तो ज़रा तज्जिया हमारे सामने रखिए। अब ये जो आपके सामने एक फ्रेम मौजूद है, इसमें आप आगे क्या देख रहे हैं हुकूमत के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू द बोथ ऑफ यू। देखें, बात यह है कि महंगाई ऑफ कोर्स एक इशू है, और महंगाई जो है वो जो खासकर महंगाई बढ़ी है वो आपको पता है, हम बात भी करते आए हैं, वो फूड इन्फ्लेशन बढ़ी है, वो जो सबसे ज्यादा हिट करती है गरीबों को, मिडिल क्लास को भी अब हिट करना शुरू हो गई है, और वो जो है उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा मेरे ख्याल में जो है लोगों पे आया है। और खासकर कोविड के बाद फूड की प्राइसेस जिस तरह से बढ़ी हैं लोकली, इंटरनेशनल मार्केट में, सिर्फ इंटरनेशल मार्केट का इम्पैक्ट नहीं है, लोकली भी हमारे यहाँ फूड की प्राइसेस ऊपर ही थी उससे पहले भी, तो ये एक बड़ा मेरे ख्याल में एक बड़ा जो है एस्पेक्ट है जिसकी वजह से लोगों को जो है वो तो भाई क्या हम इसको, वैसे हुकूमत तो कह रही है कि हम उन आइटम्स के ऊपर टैक्स सब्सिडी खत्म कर रहे हैं जिनका बराह रास्त आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है या खाने पीने की अशिया से ताल्लुक नहीं है, खाने पीने पे अगर कुछ इन्फ्लेशन के कुछ इम्पैक्ट्स हैं या उसका इम्पैक्ट है तो उसकी वजह इंटरनेशनल इन्फ्लेशन ही है। क्या आपको भी बीइंग इकोनॉमिस्ट ऐसा लगता है कि इन 360 अरब जो कि बहुत बड़ी इन अमाउंट, बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी मिकदार है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा आम आदमी की जिंदगी पे? नहीं, देखिए, ये कहना कि बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। ऑफ कोर्स इम्पैक्ट होगा, लेकिन मेरे ख्याल में कल मैं स्टेटमेंट देख रहा था कुछ गवर्नमेंट के नुमाइंदगान की, तो ये कह रहे थे कि जो अशिया खुर्दनोश हैं या जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, इन पे जो है सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। देखिए, अगर ये होता है तो फिर थोड़ा बहुत तो रिलीफ होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट उसका होगा, बट ये कहना कि जी बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये होता ये है कि जैसे पेट्रोल की प्राइस की मैं एग्जांपल देता हूँ, पेट्रोल की प्राइस जो है वो एक बड़ी गाड़ी वाले को भी इम्पैक्ट करती है टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन इतना नहीं करती, लेकिन एक मोटरसाइकिलिस्ट को बहुत ज्यादा करती है, एक छोटी गाड़ी वाले को बहुत ज्यादा करती है। तो इट्स रिलेटिव बेसिकली कि अगर आपकी जो फूड है, जो खाने पीने की, अगर आप चॉकलेट खा रहे हैं तो नेचुरली तो वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता कोई इतने आराम से, लग्जरी है वो तो, लेकिन अगर आप रोटी खा रहे हैं या दूध पी रहे हैं और उस पर टैक्स लगता है। खुर्रम भाई, हम अपने फेवरेट स्नैक्स भी नहीं ले सकते, वो भी अब लग्जरी में आ गए हैं, चॉकलेट तो आगे चली गई है। जी जी बिल्कुल, तो इसमें डिपेंड करता है कि एक्चुअली टैक्स किस पे होता है, लेकिन एक बात सही है कि टैक्सेस को डेफिनेटली जो सेल्स टैक्स है उसको एक स्टैंडर्ड रेट पे होना चाहिए, लेकिन उस सेल्स टैक्स के साथ जो हम कलेक्ट करते हैं फिर वो हम उसको जो रिटर्न भी करें अपनी आवाम को, उनकी जो है फलाह बहबूद पे खर्च भी करें, उनकी एजुकेशन पे, तालीम पे। ये बेसिक हम हमेशा भूल जाते हैं, इस पे हमें ये वाकई बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जब आवाम टैक्स देती है तो वो एक्सपेक्ट भी करती है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको ये टैक्स किसी भी शक्ल में, चाहे वो हेल्थ है या दीगर चीज़ें, उसमें रिटर्न करे। अब पहला सवाल इस हवाले से होगा खुर्रम, क्या गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट ला सकती है जिसके हवाले से शजोपंत का शिकार है? और ये भी कहा जा रहा था कि शराइत में नरमी के लिए जो हुकूमत है वो IMF से दोबारा मुज़ाकरात करेगी। अगर इनकेस मुज़ाकरात होते हैं IMF से, तो क्या IMF से मुज़ाकरात के बाद जो शराइत है इसमें नरम करवाई जा सकती है हुकूमत की जानिब से? देखिए, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल बात करनी चाहिए और IMF को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें बिल्कुल उनको कन्विंस करना चाहिए कि देखें, इस वक्त भी कोविड की एक और लहर चल रही है और दुनिया कंप्लीटली कोविड से बाहर नहीं आई है, और IMF के अपने बयान आते हैं, आप जाकर इंटरनेशनल मीडिया देखें, न्यूज़पेपर्स देखें, IMF के अपने बयान आते हैं कि अभी रिलीफ की जरूरत है, हमें और सपोर्ट करना चाहिए। तो हम क्यों नहीं उनको जो है उनके बयान दिखाते हैं और कहते हैं कि जी देखिए हम भी मुश्किल में हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि हमें, ऑफ कोर्स आपका पॉइंट बहुत सही है कि हमें ये बिल्कुल रीनिगोशिएट करना चाहिए, जाना चाहिए, बात करनी चाहिए,
लेकिन उनकी जो आपको पता है 5 प्रायर एक्शंस हैं। इशू ये है कि हमने ये जो प्रोग्राम लिया है ये प्रायर एक्शंस का है। इसका मतलब ये है कि पैसे बाद में मिलेंगे, पहले आप ये काम करें, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो बात ये है कि हमने जो चीजें उनसे एग्री की हैं वो तो करनी पड़ेंगी। अगर हम नहीं करेंगे तो वो कहेंगे जी आपने खुद एग्री किया, अब आप बैकआउट कर रहे हैं। अच्छा, ये इतनी खुरम इतनी सख्त शराइत की बुनियादी वजह आप माहिर मईशत के तौर पे क्या क्या वाकई हमारी इकॉनमी इतनी वीक है या इतनी वीक हो चुकी है कि अब हमें महज $1 बिलियन के लिए इस हद तक सख्ती करनी पड़ रही है अपने अवाम के ऊपर, और तकरीबन सभी कुछ मानना पड़ रहा है, जो चाहे वो बिजली की कीमतों में इजाफा है, चाहे वो ये जो सब्सिडाइज्ड चीज़ें हैं इसको महंगा करना है ऑलमोस्ट 400 बिलियन, ये सारी चीज़ें हम करें। क्या वाकई इकॉनमी इतनी वीक है या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से नेगोशिएशंस का प्रॉब्लम है, टाइमिंग्स का प्रॉब्लम है कि हम राइट टाइम के ऊपर राइट ऑप्शन ऑप्ट नहीं करते? आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, बिल्कुल हमारी अपनी जो है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये हमारी अपनी जो है प्रॉब्लम्स हैं जो हम इस हद तक पहुंचे हैं, ये हमारी अपने इश्यूज हैं। ये पिछले आप देखें कि 30 साल, तकरीबन 30 से 35 साल हमने जो है अपनी प्लानिंग नहीं की, अपने आप को गवर्न सही नहीं किया, अपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने हेल्थ सिस्टम को बेहतर नहीं किया, जो टैक्सेस आते थे उनको प्रायोरिटाइज कहीं और किया, उनको उस जगह नहीं किया जहाँ लगाना चाहिए था, फिर टैक्सेस को उस हिसाब से हमने इम्प्रूव नहीं किया, उन पे टैक्स नहीं लगाया जिन पे लगाना चाहिए था, बस पेट्रोल पे इधर उधर टैक्स लगा के गाँव आदमी से हम टैक्स लेते रहे, अपने टैक्स टारगेट्स पूरे करते रहे। ये इन सब का रिजल्ट है। ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हमें जो है एक IMF ने कहा कि जी मैं यही करूंगा, आपको करना है तो करें, ऐसा नहीं है। ये ओवरनाइट इम्पैक्ट आया है, इस गवर्नमेंट का, तो पिछली गवर्नमेंट का नहीं है, उससे पिछली का, ये सबका कसूर है। ये सबका किया धरा है कि जी हर किसी ने अपने टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, हर किसी ने प्रायोरिटाइज किया डिसीजन को, कहाँ पे किस तरह से किस चीज को करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो डेफिनेटली IMF आपसे जो है वो करवाएगा जो आप वो करना चाहेगा। तो आप पैसा मांगने जा रहे हैं ना IMF से नहीं आपके पास, तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए हमें अब अग्री करना पड़ रहा है सब कुछ, लेकिन इसके लिए भी वे आउट्स हैं कि आप लॉबिंग करें, इन्वॉल्व करें सबको। आपके अमेरिका दोस्त है, आपका चाइना भी दोस्त है, आपके इतने बड़े बड़े जो है वो साथ खड़े हैं, तुर्की भी है और भी आपके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं। तो आप, अगर मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कह रहा हूँ कि आप लेट्स से अमेरिका है, अमेरिका के साथ आपकी बहुत अच्छे जो है वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं इन द सेंस कि आपका एक्सपोर्ट वहाँ पे ज्यादा है, आपकी भी वहाँ से आती हैं, आपकी जो है वो और इन्वेस्टमेंट का भी वहाँ से है, चाइना भी है। तो पॉइंट ये के साथ बना के रखें और कम्युनिकेट करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। टाइम इज टू शॉर्ट। ये क्विक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना न्याजी आज पंजाब यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की सैर करा रही हैं, जहां पर तलबा के लिए इल्म का खजाना मौजूद है। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तहजीब व तमद्दुन से आशनाई रोशन मुस्तकबिल की जामिन है, और जब से दुनिया बनी है बहुत सारी तहजीबें ज़मीन बोस हो चुकी हैं और उनके आसार हमें उस दौर के कल्चर का पता देते हैं। आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम की आपको सैर करवाऊंगी, जहाँ डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं और डिफरेंट सिविलाइजेशंस को स्टडी करते हैं। तो आइए चल के करते हैं ज़बरदस्त म्यूज़ियम की सैर। नाज़रीन, इस वक्त हमें सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमीद साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि चेयरमैन है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर। सर, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमें टूर भी दे दें, लेकिन पहला सवाल मेरा ये होगा कि बताइएगा, तारीख के अगर हवाले से बात की जाए तो कौन सी तहजीबें हैं जो आपस में मिलती हैं, और कदीम तरीन तहजीब के बारे में भी बताइए। जहाँ तक तहजीबों की बात है, पाकिस्तान की जो सरज़मीन है जिसको हम एंशिएंट इंडिया भी कहते हैं, ये उन चंद सरज़मीनों में से एक है जहाँ पर दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक तहजीब, जिसको हम वादी सिंध की तहजीब के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर डेवलप हुई। और ये वही तहजीब है कि जो हमको जिसके आसार हमको मेसोपोटामिया में मिल रहे हैं, और फिर इजिप्शियन जो तहजीब है, और उसके बाद येलो रिवर जिसको हम चाइना की तहजीब कहते हैं। ये उस दौर की 4 तहजीबें थीं, जिनमें से एक तहजीब हमारी थी और बाकी जो थी 3 दूसरी जगहों पे आ रही थी। तो हम आप कह सकते हैं कि तहजीब याफ्ता जो दुनिया थी उसके हम अमीन हैं। सर, अब हम चाहेंगे कि आप अपने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का हमें एक डिटेल्ड टूर दे दें, और शुरू करते हैं हम स्टोन एज से। जी श्योर, प्लीज़ आइए।
ये हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी खूबसूरती यही होती है हाँ जी कि जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि हम फील्ड में जाते हैं और वहाँ से फिर हम जो इंसानों के ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ें रही हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हीं से हमारा हाइपोथेसिस डेवलप होता है। तो पाकिस्तान इस लिहाज से हमें ब्लेस्ड है कि इसमें हमको 20 लाख साल पुराने आज से 20 लाख साल पुराने औजार मिलते हैं और वो पत्थर के ज़माने के लोगों के हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ऐसी चीज़ है जिसको हम हैंड एक्स कहते हैं। हैंड एक्स, इसको जब हम हाथ में लेंगे तो इसकी बनावट ऐसी है कि ऊपर से आपकी ग्रिप हो जाएगी और नीचे से जो है इसका स्ट्रक्चर सर यहाँ से आई थिंक ग्रिप के लिए और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से वो जो नीचे से है वो फिर आप मारने के लिए तो बहुत शार्प होगा। ये बहुत शार्प हो, अभी भी इसकी शार्पनेस बरकरार है इतने लाखों साल के बाद भी। सर इसके साइज में एक छोटी भी हमें यहाँ हैंड एक्स नजर आ रही है, क्या ये इनके पर्पस डिफरेंट होते थे, डिफरेंट चीजों की कटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे? असल में ये इंसानी जहन का इर्तिका है। फर्ज करें पहले उसने ये बड़ा बनाया, बाद में उसने ये महसूस किया कि इसका जो पर्पस है वो तो ये भी पूरा कर सकता है। सर ये तो आपने हमें स्टोन एज के बारे में बताया, यहाँ पे जो चीजें मौजूद हैं, जो नवादरात हैं, इनके बारे में भी बताएं। ये बहुत दिलचस्प फेज़ है इंसानी तारीख़ का जो हमारे ख़िते में डेवलप हुआ। अभी हमने स्टोन एज कल्चर की बात की। हाँ जी। उसके बाद एक और कल्चर आता है कि जब इंसान ने सोसाइटीज़ बना ली और एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। ये वो दौर था कि जब इंसान ने डेवलपमेंट भी सीख ली और फिर उसके साथ सिर्फ फोकस सिर्फ खाना और सोना नहीं था, उसके साथ बाकी और चीज़ें भी जुड़ गई। सर ये यहाँ पे मुझे कुछ टीसी बैंगल्स नजर आ रही हैं। ये मिट्टी से बनी हुई बैंगल्स हैं। ऑफ कोर्स जब इंसान डेवलप होता है, कल्चर में जाता है तो फिर वो ऑर्नामेंट्स भी उसने पहनना शुरू कर दिए, ज्वेलरी खासकर। तो ये वो बैंगल्स हैं जो कि वो सिर्फ मिट्टी से बना रहे हैं। अभी उनको पता चला कि हम सिर्फ मिट्टी से बना सकते हैं, पहले पत्थर अब मिट्टी। तो यहाँ पे हमें इंडस वैली की कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं और बहुत खूबसूरत इनके ऊपर आर्ट वर्क हुआ हुआ है जो कि उस टाइम के हमें कल्चर के बारे में, उस टाइम के आर्ट के बारे में बहुत कुछ डिपिक्ट करता है और इनकी भी एक डिटेल्ड स्टडी होती होगी। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वादी सिंध की तहजीब उर्फ़े आम में कहते हैं, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले हड़प्पा से डिस्कवर हुई थी। ये पूरी दुनिया में हमारी पहचान है और वादी सिंध की तहजीब इसलिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारी चीज़ें इसने दुनिया को दी जो कि उस वक्त दुनिया के पास मौजूद नहीं थी। मिसाल के तौर पर आप ये देख रहे हैं कि ये एक गढ़ बनी जिसको हम गढ़ कहते हैं, जिसमें एक बुल है और वो बैठा हुआ है। ये वो चीज़ है जो कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। आज भी अगर हम अपने गांव में जाएं तो वो जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो यही है। सबसे अहम बात जो यहाँ है कि यहाँ पर खाली बर्तन नहीं है, यहाँ पर आपने बर्तन देखे हैं, यहाँ पर अब आपने बर्तनों के ऊपर नक्शो निगार देखे हैं। और भी खासियत आप देखें, ये सील्स हैं, ये इंडस वैली की खासियत है। ये सील्स हमें मेसोपोटामिया से भी मिली हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इनका उनसे लिंक था, सिविलाइजेशंस बिल्कुल कनेक्शन था। जबरदस्त। सर यहाँ पे हमें डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं, इनके बारे में भी हमें बताएं। और ये फर्दर ये भी कोई मुझे ज्वेलरी पीस ही लग रहा है। जी, ये मुकम्मल पीस है और ये जो खासकर जो फीमेल माला थी ये वो पहना करती थी। ये एविडेंस की बेस पे हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है। मिट्टी का बना हुआ है, ये सारा का सारा मिट्टी का बना हुआ है। इस तरह से किस तरह से चीजें इवॉल्व हुई, अब गोल्ड और डायमंड्स और डिफरेंट प्रेशियस स्टोन्स की अब ये मालाएं बनाई जाती हैं। बिल्कुल सर, ये बड़ा डिफरेंस है मुझे यहाँ पे कुछ लग रहा है, इसके बारे में। इसको डिश ऑन स्टैंड कहते हैं। अच्छा, डिश ऑन स्टैंड कहते हैं। तो इसका क्या पर्पस होता है? देखें, इसका सिंपल सा है कि अगर हमने किसी बर्तन को या किसी चीज को बचाना है या सर्व करना है कहीं पे थोड़ा अच्छे तरीके से, प्रेजेंटेबल तरीके से, जैसे हम ट्रे में या ट्रॉली में सर्व करते हैं। एग्जैक्टली, तो उसके साथ भी रखा जा सकता है। फिर आपने कोई चीज़ बचानी है जो कि गिर ना जाए, थोड़ा सा उसको ऊपर रखना, आप उसमें भी रख सकते हैं, सर्विंग भी कर सकते हैं। तो ये जो एलीट क्लास है उनमें फिर ये हुआ करती थी। ठीक है सर, ये कॉइन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनके बारे में भी अगर थोड़ा सा आप हमें बता दें। ये अभी हमने रेप्लिका तस्वीरें लगाई हैं। कॉइन्स जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि लोग वहाँ से होकर जा चुके हैं। कॉइन्स में हमको बादशाह की तस्वीर मिलती है,
कॉइन में हमको उसका स्क्रिप्ट मिलता है, उनका मजहब मिलता है, उनका लिबास मिलता है, अरबिक लिखी हुई है, अरबिक है। अरबिक नेक्स्ट स्टेज पे आती है। उससे पहले आप ये देखें कि सबसे ऊपर पंचमार्क कॉइन्स हैं। ये 6th सेंचुरी BC है। हमारे पास कुछ इधर पड़े हैं, वो रियल भी हैं। तो आज से 2600 साल पहले ये कॉइन सबसे पहले बने थे। उसके बाद सिकंदर आजम आ गया, उसने अपने कॉइन्स बनाना शुरू कर दी है। उसको फिर फॉलो करते गए और आज तक हम फिर उस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। जी सर, अब हम आगे फर्दर आएंगे और हम चाहेंगे कि आप हमें चोलिस्तान सिविलाइजेशन के बारे में जी। चोलिस्तान जो है ये भी वादी सिंध की तहजीब का एक हिस्सा रहा है। आजकल हमको डेजर्ट नजर आता है, लेकिन ये 7000 साल पहले डेजर्ट नहीं था। ये लश ग्रीन वादी थी जहाँ पर के हाकड़ा रिवर बहता था। हाँ जी बिल्कुल। ये जो जिसको हम सिल कहते हैं और हाँ जो जी पीसने के लिए बिल्कुल मसाले पीसने के लिए, ये तब से चला आ रहा है। आज भी हम भी जाते हैं गांव में, देखते हैं दूर दराज के इलाकों में अभी भी ये इस्तेमाल हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास ये है, ये बर्तन है परफोरेटेड जार इसे हम कहते हैं। इसको हमने जोड़ दिया है, रिस्टोर किया, पहले ये टूटा हुआ था। अब आप देखें, अगर हम आपके पास फ्रिज नहीं है या कोई ऐसी, तो बर्तन या सालन है या कोई चीज़ है, उसको कैसे रखेंगे कि वो बासी ना हो। अच्छा, तभी इसमें ये पोर्स से बनाए गए हैं ताकि उसमें से वेंटिलेशन, जिस तरह हम कहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। एग्जैक्टली। ये भी चोलिस्तान है। इसमें आपको जो चीज़ फर्दर नजर आ रही है कि अब ये देखिए ये बैंगल हैं। हाँ जी। पहले आपने देखा कि बैंगल जो है वो सिर्फ मिट्टी की बन रही हैं। अब आप देख रहे हैं कि बैंगल जो है वो मेटल की भी बन रही हैं और सी शेल की भी बन रही हैं। अब वो धात से भी चीज़ें बना रहे हैं और सबसे जो हैवी चीज़ है या कॉस्टली चीज़ है वो आपको मेटल मिल रही है और उसके साथ साथ फिर आपको सी शेल मिल रहे हैं। सर, हमने डिफरेंट सिविलाइजेशंस की बात की, अभी तक गंधारा सिविलाइजेशन की बात नहीं की, उसके बारे में भी हमें बताएं। जी बिल्कुल। गंधारा के को निकालने से या गंधारा को शामिल ना करने से हमारी तारीख ही मुकम्मल नहीं होती। और ख़ासकर जब हम मज़हब की तारीख जानते हैं। हाँ जी। या हम आर्ट की उसको कहते हैं, तो वो जो आर्ट है वो गंधारा आर्ट है। वो जो मज़हब है वो बुद्धिज़्म है। आजकल आपको पता है कि रिलीजियस टूरिज़्म का जोर है और उसमें जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनको लेके आ रहा है। और टेक्सला का एरिया, पेशावर का एरिया, इवन के पंजाब में भी ये बुद्धिज़्म था, ये यहाँ उसका सेंटर रहा है। बुद्धिज़्म शुरू तो इंडिया और नेपाल से हुआ, लेकिन फला फूला यहाँ पे। उसके बाद फिर ये आगे अफ़गानिस्तान और चाइना चला गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुख्तलिफ अदवार की तारीख जान के। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाजरीन, आने वाले कल को संवारने के लिए हमें तारीखी और आग पर नजर डालनी चाहिए कि कदीम तरीन तहजीबों का रहन सहन कैसा था। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ओके जी, अब हम आपको कुछ स्पेस के हवाले से स्पेस की बात करते हैं। वाहिद शो है जिसका पाकिस्तान मीडिया के ऊपर जिसमें स्पेस की भी बातें होती हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज सितारों से आगे जो जहां और भी हैं ना, वो यही वाले जहां हैं, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आज हमने जेम्स वेब की बात करनी है, जो कि स्पेस टेलीस्कोप है और वो अपने लॉन्च पैड पर पहुंच चुकी है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस क्रिसमस के ऊपर उसको फाइनली लॉन्च कर दिया जाएगा तकरीबन 32 मिनट के टाइम स्पैन के अंदर, जो कि एक कुशन या एक विंडो मिलेगी लॉन्च करने के लिए साइंटिस्ट को। ये कैसे होगा और अब तक इसमें इतने डिलेज क्यों हैं? क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन ये कहती है कि 2002 से इसको बनाना शुरू किया गया, 2007 के पाइपलाइन में थी कि इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अब 2021 तक ये पहुंची है। और ये जो मुख्तलिफ वजूहात हैं इसकी डिलेज के अंदर, इस पर भी हमने बात करनी है। एंड देन ये स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितना बड़ा इवेंट है, इस पर भी बात करनी है। और कौन बात कर सकता है? हमारे साथ मौजूद है। आपको देखिए, पहली बात तो ये है कि हम एक्सप्रेसो एक ऐसा मॉर्निंग शो है जो स्पेस के वाले से और स्पेस न्यूज़ के वाले से हमेशा आगे आगे। आपको याद हो कि हमने मार्स पे जो प्रोब गई थी उसको लम्हा बलम्हा देखा था। इस पे हम ऑलरेडी 2 सेगमेंट्स कर चुके हैं जिसमें हम मुकम्मल तौर पे उसको बता चुके हैं और जिस पॉइंट पे यानी लैग्रेंज पॉइंट जो 2 है जिस पे जा रही है उस पे अलग पूरा सेगमेंट कर चुके हैं। तो ये तो हो गई अपनी तारीफें जी। तो जरूरी है। अब इवेंट के बारे में बताएं। इवेंट के बारे में, इवेंट से पहले भी मैं चाहता हूं बताइए इतनी देर क्यों लगी इसको जाने? अच्छा, देखिए ये तकरीबन 2 दहाइयों का पूरा एक मंसूबा है। 90s में इसको सोचा गया। अच्छा। उसके बाद 2007 में इस पे सीरियसली काम स्टार्ट किया गया और उसके बाद
इस पे 10 अरब डॉलर लग चुके हैं। 10 अरब डॉलर, ठीक है। अब 10 अरब डॉलर जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट इस फी ज़माना इसलिए बहुत बड़ी अमाउंट है। नासा के लिए 60s में जो नासा का बजट होता था वो तकरीबन 4% ऑफ अमेरिकन जीडीपी होता था। तो उस वक्त तो 60s की दहाई थी, वो एक आपको पता है सर्द जंग थी, इस हवाले से होता। अब उस तरह बजट नहीं होता, ठीक है। तो इस वक्त बाकायदा एक मुखासमत भी है नासा के अंदर, मुख्तलिफ जो ऑब्जर्वेटरीज हैं या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनकी इस टेलीस्कोप के साथ, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स और रिसर्च के हवाले से बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट से बजट खींच के इसमें लाया गया 10 अरब डॉलर का। और 10 अरब डॉलर का ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये जा रहा है इस वक्त 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट जो L2 है 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि मिसाल के तौर पे चांद इस वक्त चांद जो है वो 3,86,000 किलोमीटर है, हमसे दूर है चांद, और ये जा रही है 15 लाख किलोमीटर पे। अच्छा, उससे पहले जो हम टेलीस्कोप जिसने हमारी मतलब नजरियात में एक क्या कहते हैं भूचाल लाया, वो हबल थी। हबल कितनी दूर है? 600 किलोमीटर। सो हबल 600 किलोमीटर है, ये 15 लाख किलोमीटर जा रही है। हबल में एक प्रॉब्लम हुआ था, एक यूँ समझिए कि एक बाल की सैकड़वें हिस्से में एक मिरर में एक प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से उसकी जो तस्वीरें थी वो आ रही थी ब्लर। तो यहाँ पे लोगों ने नासा का जो अखबारात थे उन्होंने मजाक उड़ाया, तंज किया, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कायनात ही ब्लर हो, तो नासा कैसे गलत हो सकता है। अच्छा, उसके बाद उनको फिक्स करने के लिए जाना पड़ेगा। ये सर्विसेबल थी क्योंकि 600 किलोमीटर है, चले कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम है। ये 15 लाख किलोमीटर पे एक तो सर्विसेबल नहीं, 10 अरब डॉलर है, बहुत बड़ा जुआ है, ठीक है, मुखासमत इतनी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो उनको बहुत एक्यूरेट होना है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना है, वो इतना सा रिस्क नहीं ले सकते जो उसकी शील्ड्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि ये जो 10 अरब डॉलर लगेगा, एक तो हज़ारों साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व है, इसके अलावा नासा खुद है। इसकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतना सारा कुछ, इसका जो एक एक पुर्जा है, एक एक जो चीज़ है, जो इसकी जो शील्ड्स है, मसलन जो इंफ्रारेड रीडर है जिसने रीड करना है, दूसरी साइड पे जो एक इक्विपमेंट है उसने काम करना है -233 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको इन्होंने मेंटेन करने के लिए जो इस साइड पे जो सन वाली साइड है उस पर वो जो शील्ड्स हैं, 4-5 शील्ड्स हैं जिन्होंने इसको प्रोटेक्ट करना है। आप किसी पुर्जे को उठा के देख लें, वो एक माइंड ब्लोइंग और एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हैरत ज़्यादा कर देती है कि इन्होंने किया क्या है। मतलब आप सोचिए ना। एक सवाल मेरा इसमें ये बनता है कि 2002 से अगर एक आइडिया दो के ओब्वियसली वक्त के साथ इनोवेशन हुई होगी, वी आर सपोज्ड टू बिलीव दिस, वी टॉकिंग अबाउट नासा, लेकिन एक चीज़ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे एक व्हीकल आप डिज़ाइन करते हैं, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट तो 2002 का है। क्या ये इनकॉर्पोरेट हो पाएगा या हो पाया है हमारी उन एक तख्लीकी ख्वाहिशात से जो हम इमेजिन करते हैं कि अब 600 और 15 लाख का जो डिफरेंस है ये उसको मीट कर पाया है? इतनी इनोवेशन हुई है? एग्जैक्टली, इतनी ज़्यादा इनोवेशन हुई है, वो उन्होंने इतनी ज़्यादा उसको प्रिसाइज किया। मसलन आप हमारे तमाम लोगों के मोबाइल्स में इमेज स्टेबलाइजर होता है जो स्टेबलाइज करता है इमेज, गिम्बल, और वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन जो इमेज को स्टेबलाइज करने का मैकेनिज्म है वो जेम्स वेब में है। सिर्फ वो जो व्हाई इट इज कॉल्ड जेम्स वेब? इट्स ऑन द नेम ऑफ जेम्स वेब, एग्जैक्टली, वो जो डायरेक्टर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे इनके नासा के 60s की दहाई में, तो 60s दहाई में बहुत सरगर्म थी। अपोलो मिशन के भी वही इंचार्ज और उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। तो ये वो इनोवेशन का बता रहे हैं कि वो। तो दूसरा ये है कि इसने अब करना क्या है, यानी इससे हबल से ऑफ कोर्स ये बहुत मुख्तलिफ है। हबल का मिरर जो था वो काफ़ी हैवी था, वो कोई लाइक 2.7 मीटर था, ये 6 मीटर से भी ज़्यादा है। ये तकरीबन एक टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी है। जब ये ऊपर जाके, इसको कह रहे हैं कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिप्लॉयमेंट, क्योंकि ये जब यहाँ से जाएगी इसको 1 महीना लगेगा L2 पॉइंट में पहुंचने में। टेनिस कोर्ट जितना है, टेनिस कोर्ट जितना, उसकी हैवी कितनी है, लाइक किसी बहुत बड़ी गाड़ी जितनी इसमें हैवी है। 750 kg, तो जो इसका सिर्फ वो वजन है, मतलब ये टोटल ओवरऑल यानी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीन चीज़ है जिसने यहाँ से लिफ्ट ऑफ करने के बाद तीसरे दिन इसने अनफोल्ड होना स्टार्ट होना है। 7th डे इसका बहुत क्रिटिकल है, फिर उसका एक एक दिन क्रिटिकल है, और क्रिटिकल 10 अरब डॉलर नीचे लोग एक एक लम्हा, फिर इसने वहां पे पहुंचना है। 6 महीने के बाद इसने पहला इमेज
या पहली जो इसकी ऑब्जर्वेशन है 6 महीने के बाद, यानी आप ये समझिए कि इसने वर्किंग स्टार्ट करनी है। सक्सेस है वो हम 6 महीने के बाद पहले इमेज आने पे इसको रेट करेंगे या अपने तौर पर ये स्टेबल हो जाएगी अपने? नहीं, इनको तो आइडिया होगा कि मतलब वहां पे जाके स्टेबल हो गई है, सारा कुछ हो गया। एल जो 2 पॉइंट है उस पे उसने रिवॉल्व करना है। इसका लाइव ब्रॉडकास्ट होगा? नहीं ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो हमें ये मालूम जरूर हो जाएगा। लॉन्च हम देख सकेंगे, लॉन्च देख सकेंगे, वहां से जो कुछ आ रहा होगा उसमें देखेंगे। आखिरी सवाल मेरा, क्यों इतनी एक्साइटेड हैं आप? क्या होगा इसके जाने के बाद? 30.9 बिलियन लाइट ईयर्स पे यानी जब बिग बैंग हुआ उस वक्त की जो लाइट है, यानी कायनात के आगाज के ऊपर हम सबसे पहले ये देखेंगे इंफ्रारेड रीडर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसमें हमारी एक साइड पे इंफ्रारेड है जो इनविजिबल है, दूसरी साइड पे अल्ट्रावायलेट है जो इनविजिबल है, और बीच में विजिबल लाइट है। हबल अब तक सिर्फ विजिबल लाइट पे काम कर रही थी, जो विजिबल ह्यूमन आई के लिए विजिबल है, पार्शियली थोड़ा सा इंफ्रारेड, पार्शियली थोड़ा सा अल्ट्रावायलेट, ये टोटल इंफ्रारेड है। और ये जो है ये हमें 13.9 बिलियन लाइट ईयर्स, और सबसे अहम तरीन चीज की हमें डार्क मैटर बिलियन लाइट 13.9 बिलियन ईयर्स जो लाइट रवाना हुई, एक तो वो फोटोन को रीड करेगी, तो सबसे अहम तरीन चीज ये है कि ये डार्क मैटर पे हमें बताएगी। हबल ने हमें ये बताया कि डार्क मैटर मौजूद है, उसमें ग्रेविटेशनल पुल है, सारा कुछ है, इनविजिबल है, ये हमें बताएगी, क्योंकि इसमें कोई किसी तरह की इंटरवेंशन, किसी तरह की लाइट, किसी तरह का हीट कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत प्रिसाइसली बताएगी कि एक्चुअली डार्क मैटर, और ये होशरुबा इंकशाफात करेगी। और इसका जो इसका प्राइम ऑब्जेक्ट है वो कायनात के आगाज के ऊपर रिसर्च, जैसे कि बिग बैंग का रेफरेंस खुद वकार भाई ने दिया, और 13.9 बिलियन सिर्फ 13.9 अरब सालों की हम बात कर रहे हैं। उससे पहले वी गोना वॉच इट इन 2022 इंशाल्लाह। ऑल आवर बेस्ट विशेस टू नासा फॉर दिस ग्रेट प्रोजेक्ट। और हमें अच्छा इसलिए लग रहा है कि हम पाकिस्तान मीडिया पे इस पे बात कर रहे हैं, इस पे बात होनी चाहिए। अल्लाह करे कि प्रोजेक्ट कामयाब हो। और हम इसके हवाले से मज़ीद भी आपसे शेयर करते हैं। 10 सेकंड्स आप ही बता दीजिए। नासा लाइव जी कल शाम 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आप नासा लाइव देख सकेंगे। अगर आप ब्रॉडकास्ट देखने में इंटरेस्टेड हो, हम लिंक शेयर भी कर देंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बारी है हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी की, जिसमें हमना खालिद आज मुलाकात करवा रही हैं MQM की सेनेटर खालिदा अतीक साहिबा से। उनसे देखते हैं क्या बातें हुई ओवर अ कप ऑफ कॉफी। कॉफ़ी में आज हमारे साथ MQM की सेनेटर खालिदा अतीब हैं, और आज मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि उनसे पूछूंगी एज अ वेमेन उन्होंने किस तरह से पॉलिटिक्स ज्वाइन की, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की, वो हमारे साथ है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी, मैं आपकी हिस्ट्री पढ़ी थी कि आपने पॉलिटिकल साइंसेस की, फिर आपने BEd किया, देन LLB लॉ, है ना? तो किस तरह से यू जम्प्ड इनटू पॉलिटिक्स? देखिए, पॉलिटिक्स से हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना रहा, क्योंकि मेरे वालिद सियासत में थे, और मेरे वालिद की बहुत पुरानी एफिलिएशन थी एक पॉलिटिकल पार्टी से, और उसके लिए हम सभी लोग काम करते थे। तो इसलिए हमने बचपन से अपने घर में सियासी माहौल देखा, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग उस वक्त से मेरे वालिद थे। अच्छा, आपके फादर? मतलब मैं अपने आप को ना उन खुशकिस्मत औरतों में से समझती हूँ जिन्हें उनके फैमिली के मर्दों की भरपूर सपोर्ट रही। बिल्कुल ऐसी है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम एजुकेशन को अब कंटिन्यू करो अपनी, तो फिर मैंने LLB किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और LLB करने के बाद फिर मैंने रजिस्ट्रेशन अपना कराया। बिल्कुल ऐसे। तो अब कराची बार कौंसिल और सिंध बार कौंसिल की मैं रुकन भी और रजिस्टर्ड लॉयर। सिंध के हालात मौजूदा और यहाँ जिस तरह से चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आप अपना किस तरह से किरदार अदा करेंगे सिंध को सपोर्ट करने में? सिंध जैसे कि आपको पता है कि जो सीट्स होती हैं वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस की होती हैं। तो सिंध से मुझे इलेक्ट किया गया, और सिंध से मुंतखब होकर जब मैं यहाँ पर आई, तो बहरहाल देखिए, सिंध से हमारा एक ताल्लुक़ है, कराची से बिलोंग करते हैं, और कराची जो है वो माशी हब है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर कराची की हैसियत को तस्लीम नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ऐसे, उस हैसियत में कि ये कराची पूरे पाकिस्तान को
एक लिहाज से पाल रहा है। 70% रेवेन्यू पे करता है कराची, और कराची की डेवलपमेंट पर कोई सिंध हुकूमत की तवज्जो नहीं है। शायद उनके जहन में ये चीज़ है कि वो कराची के लोग उन्हें मुंतखब नहीं करते, या कराची से उनकी सीट्स इतनी नहीं होती। तो इस लिहाज से मुझे ये चीज़ फील बहुत ज़्यादा होती है, और बल्कि एक लिहाज से हर्ट करती है। तो आपने कोई क्राइटेरिया, कोई प्लान बनाया हुआ है कि कराची सिंध हुकूमत को आप मिलके उनके साथ उनको फ्यूचर में सपोर्ट करें, जो बेसिक उनके मसले हैं? कराची में सिंध हुकूमत के हवाले से तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अभी जो एक बल्दियाती बिल आया है, बिल्कुल उसमें आप लोग के इल्म में यकीनन होगा कि सिंध गवर्नमेंट ने वो तमाम बल्दियाती गवर्नमेंट के इख्तियारात जो लोकल गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, वो तमाम सिंध हुकूमत ने ले लिए। बिल्कुल। तो उसके खिलाफ हमारी पार्टी एहतजाज कर रही है भरपूर। कराची में भी उन्होंने किया था। अभी कल मैं आई हूँ हैदराबाद, हम लोग गए थे, हैदराबाद में भी उन्होंने एहतजाज किया। मेरे घर के आगे कचरा पड़ा हुआ है, गटर उबल रहा है। तो ज़्यादा आसान रास्ता ये है कि हम अपने यूसी काउंसलर को बताएं जाके। वो बेचारे खड़े हो जाते हैं कि मेरे पास तो ये अख्तियार नहीं है, ना मैं कचरा उठा सकता हूँ, ना मैं बजट नहीं है, या कुछ नहीं है उनके पास। देखिए, जो टैक्सेस के जितने भी वो हैं इदारे, वो तमाम इनको लोकल गवर्नमेंट को दे देने चाहिए, ताकि हमें लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करके ही शहर पनपते हैं, शहर उभरते हैं और शहर तरक्की करते हैं, जब आप लोकल गवर्नमेंट को वहाँ की स्ट्रॉन्ग करते हैं। बिल्कुल जेन्युइन आपकी बात है। जिस तरह की आपकी यंग जनरेशन है, आपको क्या लगता है, थ्रू जिस तरह से अब सोशल मीडिया बहुत इन है, आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से अपना इनपुट दे सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं पॉलिटिक्स? कुछ इसके बारे में आप बताएं। तो मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है और बड़े इनकरेज करती हूँ मैं तमाम लड़कियों को कि देखिए, जो औरत घर बहुत अच्छा संभाल सकती है, मैं समझती हूँ मुल्क भी बहुत अच्छा संभाल सकती है। ट्रू, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। उसे अगर हम मौका दें तो इसमें कोई शक नहीं कि औरत क्या नहीं कर सकती। लेकिन लड़कियां अगर यंगस्टर इसमें आएंगी, या मिडिल एज की, या हम जैसी ख़वातीन अगर आना चाहें और उनके अंदर कोई ऐसे टैलेंट है, तो ज़रूर आना चाहिए। और मेरा तो ख्याल है कि आज वक्त बहुत बदल चुका है, बहुत लोग बड़े ब्रॉड माइंडेड हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। और लोग ये समझते हैं, आप अब यकीन माने कि मेरे बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे हैं। बिल्कुल, मैं लाइटर मोड पे आने वाली थी, आपसे पूछने वाली थी कि आपकी चलिए मैंने लाइफ कैसे खुद से ही शुरू कर दिया। तो मेरे 3 बेटे हैं, और उनमें सबसे छोटा बेटा जो मेरा है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और वो तमाम चीज़ें मुझे बताता रहता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बहुत सारी जो चीज़ें हम मसरूफियत की वजह से नहीं देख पाते, वो बताते हैं। अब बड़े बेटे मेरे और जो दरमियान वाले जो बेटे हैं, ये तीनों बेटों की मुझे इतनी सपोर्ट है, मैं आपको मतलब शायद कोई यकीन ना करे इस पर, कि वो बच्चे ये चाहते हैं कि अम्मी को हम किस क्या क्या सहूलतें दें, या किस तरह इनको आगे बढ़ने के लिए जो तमाम हेल्प आउट करें। अगर एज अ सेनेटर मैं आपसे पूछूं तो आप कितने बिल जो है मूव कर चुके हैं और किन किन कमेटीज़ को आप देखती हैं? देखिए, बिल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वहाँ हम दूसरे सेनेटर के कोलैबोरेशन से हम 1-2 लोग मिलकर करते हैं। जैसे अभी हमने फैसल भाई के साथ मिलके, फैसल सब्जवारी मेरे साथ एमक्यूएम के सेनेटर हैं, तो एमक्यूएम से हम 2 हैं, फैसल सब्जवारी भाई और मैं। तो कुछ बिल्स ऐसे हैं जो हमने मिलकर किए हैं, और कुछ बिल ऐसे हैं जो मैंने इंडिविजुअल किए। और वो जो करंट में जो मामला चल रहे होते हैं, या जो चीज़ें हमें लग रहा होता है कि ये कानून बनना चाहिए, वो बिल हमने वहाँ पर मूव किए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो डिस्कशन में भी हैं। कुछ बिल कमेटीज़ को दे दिए गए। अच्छा, बेसिकली जो हेल्थ से रिलेटेड पाकिस्तान में शायद ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है, तो आप हेल्थ से रिलेटेड एज एन क्या अपना रोल जो है अदा करिए? देखिए, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो हेल्थ की है, उसकी मैं मेंबर हूँ। अच्छा। और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अभी जैसे इस्लामाबाद की मैं पॉली क्लिनिक के हवाले से एक विज़िट अभी हमने किया, या मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं या नहीं हैं, उन तमाम का विज़िट किया। अभी रिसेंटली लास्ट वीक मुल्तान होकर आए हम लोग। उसमें मुल्तान में एक कॉलेज को एनओसी देना था, उस कॉलेज का विज़िट किया था, जहाँ फार्मेसी
के हवाले से एजुकेशन दी जाएगी। अच्छा, इतनी टफ आपकी लाइफ है, टफ रूटीन है, इसमें आप अपनी पर्सनल लाइफ अपने, क्योंकि मेरे ख्याल में आप दादो भी हैं, तो सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं आप? ये थोड़ा सा मुश्किल तो है लेकिन मैनेज कर लेते हैं। आइए चलिए चाय पीते हैं, फिर उस पर बताती हूँ। अच्छा, फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरह से आप स्पेस देती हैं इतनी टफ रूटीन में? देखिए, जिस चीज़ से इंटरेस्ट होता है उसमें आप टाइम का मार्जिन निकाल लेते हैं और जब किसी भी चीज़ को करते हुए आप इंजॉय करें तो उसमें टाइम का मार्जिन निकालना मुश्किल नहीं होता। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की बहुत छोटी उम्र से पॉलिटिक्स में हूँ मैं, उनकी एजुकेशन पर भी तवज्जो दी, उनकी एक लिहाज से कहते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग पर भी तवज्जो दी और जो देसी थिंग है वो कुकिंग, वो जो कुकिंग जी 100% कुकिंग अपने घर की मैं करती हूँ और बल्कि मेरी फैमिली में मेरी कुकिंग बड़ी मशहूर है। अच्छा। कि आप खाने बहुत अच्छे बनाती हैं, तो कुकिंग भी मेरा एक लिहाज से कहना चाहिए शौक है। अच्छा, शौक। हाँ, बहुत शौक है मुझे कुकिंग का और अच्छी अच्छी डिशेस बनाने का। आपके कौन से क्लोज जो हैं फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपको भी होता है ना, एक तो होगी आपकी एक जेन्युइन टॉक, एक होती है गर्ल्स टॉक डिस्कशन पॉलिटिक्स, यार ये ऐसे हो गए ऐसे, तो कोई ऐसा लाइटर मूड में आपके फ्रेंड्स वगैरह? देखिए, यहाँ आप सभी लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं सेनेट में। अच्छा, और मेरा पहला मौका है, मतलब किसी भी कहना चाहिए कि सूबाई असम्बली, अक़वामी असम्बली या सेनेट में ये मेरा पहला मौका है कि मैं किसी ऐसी जगह पर आई और अपना समझ लीजिए रोल प्ले कर रही हूँ। लेकिन मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था जो मुझे मेरी पीटीआई की फ्रेंड्स ने बताया। अच्छा, अब यानी ये बात है कि आप लोग बिहाइंड द सीन सारे दोस्त ही हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये देखिए आप जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो बिल्कुल अलग चीज़ है, बिल्कुल, और एक आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। अब एक बड़ा टिपिकल सा एंड में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो ये कि आप एक सिटी ऑफ लाइट से हैं, यानी कराची से हैं, तो इस्लामाबाद आपको कैसा लगता है? ये तो मैंने आपसे इसलिए पूछ रहा था कि लाइट आपने ऐसा सवाल पूछा है कि जिसका जवाब मुझे देते हुए थोड़ा हेजिटेशन हो रही है। लेकिन कराची, देखिए कराची है और कराची से जो लोग बिलोंग करते हैं या जिनकी ब्रॉट अप कराची में हुई होती है, तो मेरा तो ख्याल ये है कि यह मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि उनका दूसरे शहरों में दिल लगता नहीं है। और ये तो वैसे भी बहुत कहना चाहिए कि डेड सिटी क्या, मुझे तो लगता है कि स्लीपिंग सिटी है, सोते रहते हैं लोग। और इतनी जल्दी शाम हो जाती है और इतनी जल्दी सन्नाटा, मतलब हम लोग तो वहाँ बड़े रात को सुबह गेट टुगेदर के आदी हैं और रात में ही बैठे बैठे खाना खा के दिल चाहता है कि कहीं चलें। यहाँ तो तस्वुर ही नहीं है इस चीज़ का। थैंक यू सो मच। आज आपके साथ शो करने से मुझे ये आइडिया हुआ कि बेसिकली जो नज़र आ रहा होता है उसके अलावा जो बिहाइंड द सीन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो हमेशा इमेज देख के आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। आपको क्रिकेटिंग फैंस के वाले से पता है कि सबसे क्रेजी क्रिकेटिंग फैंस कहाँ पे होते हैं? पाकिस्तान, इंडिया। नॉट जस्ट पाकिस्तान, इंडिया, लोगों को यही लगता है, लेकिन असल जो एक क्रिकेट टाकरा होता है फैंस के बीच में वो होता है ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश क्रिकेट फैंस के बीच में। और जो इंग्लिश क्रिकेट फैंस हैं इनको बामी आबी, जबकि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटिंग फैंस हैं इनको दरीचीज कहा जाता है। इनके दरमियान ये टाकरा क्यों है, कहाँ तक चलता है और दोनों किस हद तक जाते हैं क्रिकेट को लेकर, इसी पर हमने एक रिपोर्ट अपने सेगमेंट खेल में कंपाइल की है। उसामा मई से जानते हैं इन दोनों टाइप ऑफ फैंस के बारे में। सो ओवर टू यू उसामा। खेलों की दुनिया के साथ मैं हूं उसामा मन। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें फैंस और स्पेक्टेटर्स किसी भी टीम का सपोर्ट सिस्टम होते हैं। टीम अगर मैच जीते तो फैंस खुश और टीम अगर मैच हारे तो फैंस नाराज। हार जीत अपनी जगह है, मगर इन फैंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एशेज क्रिकेट सीरीज आजकल खेली जा रही है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दो ऐसे अनोखे फैन ग्रुप्स के बारे में जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इंग्लिश सपोर्टर्स, द बार्मी आर्मी। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश क्रिकेट के इन डाई हार्ड फैंस की। बार्मी आर्मी के नाम से जाने जाने वाले इस ग्रुप की बुनियाद रखी गई 1994-95 में इंग्लैंड के एशेज टूर के दौरान।
दर्जनों फैन से शुरू होने वाला एक ग्रुप इस टाइम लाखों शायकीन का समंदर बन चुका है। इंडियन क्रिकेट टीम के हर इंटरनेशनल मैच में 12वीं आर्मी मौजूद होती है, चाहे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इनकी तादाद 10,000 से ज्यादा हो या अबू धाबी में सिर्फ 50। ये फैंस अपनी टीम का कोई मैच नहीं छोड़ते। इनका कहना है ये जहां भी ट्रैवल करते हैं इनका खुले दिल से इस्तकबाल किया जाता है और इनको दुनिया के अजीम तरीन ममालिक में मैच देखने का एजाज हासिल है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हों या इंडियन, 12वीं आर्मी किसी को नहीं छोड़ती। मुखालिफ प्लेयर को तंग करने के लिए इनके पास काफी नए तरीके हैं। इंग्लिश क्रिकेट का कोई भी फैन 12वीं आर्मी की मेंबरशिप ले सकता है और 12वीं आर्मी की सुपरविजन में मेंबर्स को यूके और दूसरे ममालिक में मैच दिखाए जाते हैं। 12वीं आर्मी इस बार भी अपनी टीम को एशेज सीरीज में भरपूर सपोर्ट कर रही है। इंग्लैंड की परफॉर्मेंस तो कुछ खास नहीं, मगर इन एनर्जेटिक फैंस की सपोर्ट जरूर इनके पास है। और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैन द रिचीज की। इस फैन क्लब को द रिचीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर और लेजेंडरी कमेंटेटर रिची बैनॉट से मुतासिर हैं। ये जब भी स्टेडियम में मैच देखने आते हैं तो रिची बैनॉट की तरह का हुलिया अपना लेते हैं। रिची बैनॉट के सूट का कलर हो या इनके हाथ में माइक, फैंस पूरी तरह इनके स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हर टेस्ट मैच के दूसरे दिन को द रिची डे के नाम से जाना जाता है और फैंस की बड़ी तादाद टीम को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में मौजूद होती है। एशेज सीरीज के एडिलेड टेस्ट में 37 डिग्री की गर्मी में भी 100 से ज्यादा रिचीज ग्राउंड में मौजूद थे। क्रीम सूट्स, ग्रे विग इनका ट्रेडमार्क बन चुका है और ये मेंस टीम के साथ साथ वुमेन्स टीम को भी सपोर्ट करने इसी हुलिये में ग्राउंड में उतरते हैं। 12वीं आर्मी की तरह फैंस द रिचीज की भी मेंबरशिप ले सकते हैं और ये फैन क्लब इनको मैच की टिकट समेत दीगर चीजों में भी मदद फराहम करता है। दोनों फैंस क्लब की फ्रेंडली राइवलरी इस दफा भी एशेज सीरीज में देखने को मिली, जब ये दोनों ग्रुप स्टैंड्स में आमने सामने आए। जब ऐसे जबरदस्त फैंस हों तो प्लेयर भी इनको खूब सपोर्ट करते हैं, जैसे उस्मान ख्वाजा का ये डांस। आर्मी और द रिचीज जैसे फैंस ने क्रिकेट को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है और हम उम्मीद करते हैं आइंदा भी हम इन फैंस को इसी तरह एक्शन में देखेंगे। खेलों की दुनिया की मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सेगमेंट खेल और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। What an amazing analysis! बहुत ही मजा आया हमें देख के। हम समझते थे कि हम ही सबसे बड़े क्रिकेटिंग फैंस हैं, लेकिन आज उसामा ने थोड़ी हमारी आंखें खोल दी हैं। वैसे सबसे अच्छी बात ये कि अपने जो 12वीं आर्मी है अपने फैंस को दुनिया भर में मैचेस दिखाती है। ये सबसे बेस्ट पार्ट थी इस समाचार। हमें क्यों दिखाएंगे, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं। अच्छा जनाब, जाते जाते चूंकि कल क्रिसमस है तो अपने तमाम तर मसीह बहन भाइयों को एडवांस में क्रिसमस की बहुत ज्यादा मुबारकबाद देंगे और उन्हें हम बोलेंगे मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। और ये जो 24 और 25 की दरमियानी रात होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रात होती है। इसमें ये लोग निकलते हैं बाहर। इट्स कॉल्ड देयर चांद रात, जो 24 दिसंबर की रात होती है। सो इसमें ये सिर्फ हम इसको खुशी के लिहाज से नहीं देखते, इसमें इस मजहब के अंदर जो इसके मानने वाले हैं उनको उनके नबी की जानिब से ये पैगाम भी दिया जाता है कि आपने अमन की बात कैसे करनी है, दुनिया की भलाई और बेहतरी के लिए कैसे एफर्ट्स करनी है। तो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है पाकिस्तान की बिलखुसूस बहुत ही अहम है हमारे लिए, उनका बड़ा रोल है पाकिस्तान की तरक्की में। हम आपको इस खुशी के मौके पे विश भी करते हैं। कल हमने आना नहीं है ना, कल आने नहीं, इसलिए आपको एडवांस में विश करें। सो आपको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। इसी नोट पे आपसे इजाजत लेंगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी लाइव शो में मंडे को, लेकिन कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा। आपने मिस नहीं करना, फीडबैक तो हमें लाजमी देना है। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।